ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि हमने प्रीवियस सेशन के अंदर हमने आपको पढ़ाया था व्हाट इज एग्रीमेंट। ओके, क्लियर है? अब एग्रीमेंट क्या होता है मैंने आपको बताया था, राइट? चलो बताओ एग्रीमेंट क्या होगा। जब कोई एक पर्सन ऑफर देगा अनदर पर्सन को और वो ऑफर एक्सेप्ट हो जाएगा तो उसको बोलेंगे एग्रीमेंट। और ये इसको ही बोलते हैं सेट ऑफ प्रॉमिस। क्या बोलोगे आप इसको? लॉ के अंदर बोलते हैं सेट ऑफ प्रॉमिस एंड टू वे प्रॉमिस। लेने वाला लेने को रेडी है और देने वाला देने को रेडी है। क्लियर? सेट ऑफ प्रॉमिस याद रहेगा। सो इन लॉ व्हाट इज सेट ऑफ प्रॉमिस? क्लियर? चलिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट, कि एग्रीमेंट कितने प्रकार का होता है भाई, है ना? चलिए, तो स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट में जाते हैं फटाफट हम लोग। पेज नंबर कौन सा दिया आपको मैंने टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट्स? सॉरी 4। ओके, ये था ना। अब बताओ एग्रीमेंट हमने कल प्रीवियस सेशन पढ़ा। अब बताओ एग्रीमेंट की इक्वेशन क्या आएगी? एग्रीमेंट का इक्वेशन आएगा A इज इक्वल्स टू P प्लस A, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट को ही बोलते हैं प्रॉमिस। क्या बोलते हैं? प्रॉमिस। क्लियर पिक्चर? और ये प्रॉमिस किससे बना है? ये प्रॉमिस बना है सेट ऑफ प्रॉमिस से। देखो, गॉट इट? चलिए, अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट। ध्यान देंगे सभी लोग। अब सबसे पहले होता है वैलिड एग्रीमेंट। अब वैलिड एग्रीमेंट किसको बोलते हैं? ऐसा एग्रीमेंट जो एग्रीमेंट बन चुका है लेकिन अब वो इन्फोर्सिएबल की अदर स्टेजेस भी पूरी करने जा रहा है, ऐसी एग्रीमेंट को हम बोलेंगे वैलिड एग्रीमेंट। यानी एग्रीमेंट विच इज टोटली इन्फोर्सिएबल बाय लॉ। ऐसा एग्रीमेंट जो इन्फोर्सिएबल बाय लॉ हो इज अ वैलिड एग्रीमेंट। हेंस व्हेन एन एग्रीमेंट फुलफिल्स ऑल द एसेंशियल्स। कौन सी एसेंशियल बताओ? पढ़ी ना, अभी तो पढ़ी। फ्री कंसेंट, अनड्यू इन्फ्लुएंस, सॉरी, फ्री कंसेंट, कॉम्पिटेंट पार्टी, लॉफुल कंसिडरेशन, नॉट एक्सप्रेस डिक्लेयर्ड वॉइड, स्टैम्प ड्यूटी प्रॉपर, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर देना, है ना? लॉफुल ऑब्जेक्ट, कंसिडरेशन होना, ये सारी एसेंशियल कंडीशंस जब लॉफुल एग्रीमेंट पूरी करता है लॉ की, कौन सी लॉ की? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, और कोई अदर एक्ट नहीं तोड़ता है जैसे आईपीसी वगैरह हो गया, तो तब हम कहेंगे कि वो एग्रीमेंट कौन सा एग्रीमेंट कहलाएगा? वैलिड एग्रीमेंट, जो इन्फोर्सिबल की स्टेज को पूरा करने के लिए आगे जाएगा। समझा क्या? देखो वही लिखा हुआ है बस। इट इज इन द सच पोजिशन दैट इट इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ इट बिकम कॉन्ट्रैक्ट। और ऐसा ही एग्रीमेंट क्या बनता है आगे चल के? कॉन्ट्रैक्ट बनता है। क्लियर? नंबर 2, दूसरा वॉइड। अवॉइड एग्रीमेंट बोलेंगे एन एग्रीमेंट विच इज नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ। जो एग्रीमेंट तो है लेकिन वो उसने ऊपर की कोई तो भी एक कंडीशन भी तोड़ दी अगर, तो वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनने नहीं जाएगा, क्योंकि वो लॉ के अंदर रजिस्टर होने के लिए कैपेबल नहीं है। और लॉ के अंदर जो रजिस्टर होने के कैपेबल है उसके लिए हमने कौन सा वर्ड यूज किया है? हमने यूज किया है इन्फोर्सिबल। क्लियर पिक्चर? ओके। वॉइडेबल। अवॉइडेबल क्या होता है? जो आगे चल के वैलिड भी बन सकता है और वॉइड भी। पार्टी टू पार्टी डिपेंड करता है। एग्रीवेटेड पार्टी। कौन सा? एग्रीवेटेड पार्टी। क्लियर पिक्चर? देखो वो, हाँ बता रहा हूं ना बेटा। एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ एट ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टी बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी इज अवॉइडेबल एग्रीमेंट। एग्जाम्पल दू? इस एग्जाम्पल अभी सपोज वही लेते ना, अनड्यू इन्फ्लुएंस। जाओ ना अनड्यू इन्फ्लुएंस में, जाओ ना। अनड्यू इन्फ्लुएंस की स्टेज वॉइडेबल है ना, देखो ना आप। नहीं पढ़ा था? वैलिड भी। देखो सपोज फॉर एग्जांपल किसी बेटे ने इमोशनली करके अपने पापा की प्रॉपर्टी अपने नाम पे करा दी। बाद में बेटा तंग करने लगा, निकल जाओ यहां से, वृद्धाश्रम चले जाओ। बाप बोला ऐसा कैसे? तेरा बाप हूं बेटा, तू मेरे को फुल बनाएगा क्या? आज जा, चलो कोर्ट में। उसने कोर्ट में दाखिल कर दिया, इट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। अब अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रूव भी हो गया।
तो अब बेटा, अब बाप के ऊपर है कि वो प्रॉपर्टी ले ले वापस और वॉइड कर दे एग्रीमेंट को, या तो फिर उसको रहने दे। और फिर जज ने उसको पटका सुनाया कि भाई बेटा बाप है, इमोशंस है, तेरे लिए उसने क्या नहीं किया, ऐसा जज ने उसको बहुत सुनाया कि भाई बाप के ऐसा करोगे जिसने पाला तुमको एक बीवी के आने के वजह से। बीवी का सफर कितना 2 साल के पहले पुराना, 5 साल पुराना। बाप का सफर कितना पुराना, बचपन से तो जन्म दिया, दुनिया में लाया। बेटे की आंखें खुल गई, बोला नहीं मेरे से गलती हो गई, आज के बाद मेरा बाप सब कुछ मेरे लिए। बीवी बाजू में, और बीवी को बोल बटका सुना, आज के बाद अगर पप्पा वो बोला बेटा तेरे को मायके वापस भेज दूंगा, तो क्या हो गया? अब बाप क्या बोलेगा? रहने दे प्रॉपर्टी, वैसे मेरे मरने के बाद तेरी प्रॉपर्टी सब कुछ, हम बस ये चाह रहे थे कि तेरे को सबक आए और तू हमसे अच्छा चले क्योंकि तेरा बाप हूं मैं। तो बताओ क्या हो गया? अब वो जज ने उसको डायरेक्ट अवॉइड किया क्या? जज ने उसको बोला कि आपस में समझौता करो, देखो क्या करना है, मैं आपको आपकी प्रॉपर्टी वापस करवा सकता हूं। बाप को बोला मतलब बेटे के हाथ से वॉइड करके, लेकिन मैं वॉइडेबल स्टेज में फिलहाल ला रहा हूं। हाँ, अब बाप के ऊपर है क्योंकि अग्रीवेटेड पार्टी बाप है। और वो बाप बोला अगर उसने कि भाई नहीं रहने दो, सुधर गया ना मेरा बेटा, देखेंगे बाद में, तो वैलिड है वो एग्रीमेंट, कंटिन्यू रहेगा, वो परफॉर्म होगा आगे की, यानी फिर वो फ्री कंसेंट में आ गया ना, क्योंकि सेम थिंग सेम सेंस में आ गया। अब तुम लोगों सर विदाउट कंसिडरेशन आना, अरे चलता ना लॉफुल अफेक्शंस, कुछ कंसिडरेशन विदाउट भी वैलिड एग्रीमेंट होते हैं ना। हमने एक्सेप्शन केस पढ़े नहीं क्या, देखो ना आपको, तो प्यार में सब जायज है। क्लियर पिक्चर, समझा प्रांजल? ओके हाँ, अब आता है एक्सप्रेस एग्रीमेंट। अब ये क्या होता है भाई एक्सप्रेस? सुनो सुनो, मैं आपको एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, लेकिन मैं एग्जाम्पल्स के अलावा भी 2-3 एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं। क्यों दे रहा हूं? ताकि आपको सिचुएशन समझे। When the both parties of an agreement present or accept the clear and definite proposal, सब कुछ क्लैरिफिकेशन हो। याद करो कल के एग्जाम्पल में ऑयल का एक एग्जाम्पल क्या था, जहां पे ऑयल स्पेसिफाइड नहीं था कौन सा, याद है कुछ तुमको? तो हमने उसको वॉइड एग्रीमेंट कहा था, अगर याद होगा अगर तुमको तो। लेकिन यहाँ भी आज यहाँ पे क्या बता रहा है कि जब दो पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट होता है और उसने हर चीज टर्म्स एंड कंडीशन में क्लियर की हुई है, लिखी हुई है राइटिंग में, और डेफिनेट की हुई है, फिक्स प्रपोजल बिफोर ईच अदर, ओरली हो या रिटर्न में हो, इट इज कॉल्ड एक्सप्रेस एग्रीमेंट। तब कहूंगा कि उसने एग्रीमेंट के अंदर पूरा सब कुछ डिटेल लिखा है, इट इज एक्सप्रेसिव एग्रीमेंट। एग्जाम्पल दिया देखो, अंकित मेक्स अ प्रपोजल टू मेघराज, मेघराज ने सॉरी अंकित ने प्रपोजल दिया मेघराज को टू सेल हिज मोबाइल ₹4000। देखो मोबाइल भी उसने बेचना है और 4000 बेचना है। मेघराज एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, इट इज क्लियर वर्ड ओरली और इन द राइटिंग, इट इज कॉल्ड एक्सप्रेस एग्रीमेंट। और मेघराज ने बोला कि मैं ले रहा हूं, पक्का हो गया, ऐसे इशारा नहीं किया। अब इसका मतलब क्या समझू? हाँ भी होता है, बाद में पलट जाता है, तो ये एक्सप्रेस में नहीं है, वो ओरली अपने मुंह से निकालेंगे, मैं ले लिया, मैंने ले लिया, ठीक है डन मेरी तरफ से, तो उसको बोलेंगे एक्सप्रेस एग्रीमेंट। अब एक काम करो, उसमें और डेफिनेट क्लियर करो, इसमें लिखो अंकित मेक्स अ प्रपोजल टू मेघराज सेल हिज सैमसंग मोबाइल फोन, सैमसंग, सैमसंग, हाँ क्लियर। अब मैं वो कंपनी का नाम नहीं लिखता वर्चुअल बच्चों की वजह से, क्योंकि यूट्यूब में अलाउ नहीं करता है, ठीक है? तो आप कोई भी स्पेसिफिक कंपनी का नाम भी स्पेसिफाइड कर दो। ओके क्लियर, समझा आपको? ओके व्हाट हैपन? अब क्या हुआ, मोबाइल फोन लेना बेचना है, 4000 में बेचना है, और कौन सी मोबाइल फोन बेचनी है ये भी क्लियर कट लिखा हुआ है। और दूसरी बात, जो एक्सेप्टर है प्रॉमिसी, उसने अपने शब्दों से क्लियर कहा है आई एक्सेप्ट योर प्रपोजल, मैं रेडी हूं 4000 रुपए का, तब वो एग्रीमेंट बन जाता है उसी वक्त, और वो एग्रीमेंट को कहेंगे हम एक्सप्रेस एग्रीमेंट। ओके क्लियर? अब बताओ ऐसा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए वैलिड है कि नहीं है? वैलिड है, इन्फोर्सिबल की स्टेज पे आ गया। नेक्स्ट वो है इम्प्लाइड एग्रीमेंट।
अब इंप्लाइड एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? देखो सिंपल है, इंप्लाइड का मतलब होता है कि जब कोई प्रॉमिसर बोलते हैं ना, प्रॉमिसी को, जब कोई ऑफर देने वाला ऑफरर ऑफरी को ऑफर देता है और ऑफरी कुछ तो भी एक्ट करके उसको एक्सेप्ट करता है, कुछ तो भी एक्ट करके, जिससे समझ आता है कि वो ऑफर एक्सेप्ट हो गया, उसको बताने की जरूरत नहीं है, तो उसको बोलेंगे इंप्लाइड एग्रीमेंट। इंप्लाइड यानी ऐसी कंडीशन जिसको बताने की जरूरत नहीं है, वो एक्ट करके हमने परफॉर्म कर लिया। इस एग्जांपल देखो, मैंने लिखा एडमिशन ओपन फॉर बीकॉम सेमेस्टर 5th, बराबर है, क्लियर। अब एडमिशन ओपन किया, तुम लोग नीचे फॉर्म भर के अपने आप चले आ गए ऊपर, या तुमने फॉर्म नहीं भरा, तुम फर्स्ट डे पे आ गए यहाँ पे पढ़ने, मेरे पास पढ़ने आ गए। अब पढ़ने आ गए तो मैं तुमसे ये पूछूंगा क्या, तुमको मंजूर है क्या मेरी एडमिशन? भैया इट इज इम्प्लाइड, तुम आ गए हो पढ़ने, यानी ये इम्प्लाइड कंडीशन है कि तुम लोग मेरे पास पढ़ने के लिए रेडी हो। मैंने प्रपोजल दिया, तुमने कुछ भी ऐसा किया जिससे ये इम्प्लाइड हो गया कि तुम लोग पढ़ने को मेरे पास रेडी हो। तो बताओ, सिंपल है ना, इट इज इम्प्लाइड एग्रीमेंट। उसको बताने की जरूरत है ना कि हमको आप पर ट्यूशन लगानी, आप आ गए ना पढ़ने के लिए, इट इज इम्प्लाइड कि तुम मेरे पास पढ़ने को रेडी हो। और अगर डबल आ गए दूसरे दिन भी, तो ये इम्प्लाइड है कि तुमको समझ रहा है। अरे दूसरे दिन पे कौन आता है इंसान बिना फीस देके? वही आता है जिनको समझता है, जिनको कंटिन्यू करना है। अब कुछ कंडीशंस पूछनी पड़ती क्या, इट इज इम्प्लाइड। समझा क्या? हाँ, तो ऐसा है, इसको बोलते हैं इम्प्लाइड। देखो लिखा है, व्हेन नो पार्टी टू एन एग्रीमेंट एक्सप्रेस हिज डिजायर इन राइटिंग और ओरल, किसने कंसर्न नहीं दिया कि मेरे को आपके पास एडमिशन करनी है, वर्ड्स, बट बाय देयर कंडक्ट, उन्होंने ऐसा कुछ तो भी एक्ट किया, और देयर मैनर ऑफ डूइंग द वर्क, उन्होंने कुछ तो भी इस तरीके से वर्क किया जिससे वो अपने आप एक्सेप्ट हो गया। देखो लिखा हुआ है, इट इज एक्सेप्टेड दैट द एग्रीमेंट इज कंप्लीटेड एंड इट इज एन इम्प्लाइड एग्रीमेंट। और फिर हम कहेंगे कि वो एग्रीमेंट कंप्लीट हो चुका है, अब वो क्या हो गया, वो एग्रीमेंट इम्प्लाइड एग्रीमेंट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, प्रिया मेक्स ए प्रपोजल टू सोनम, प्रिया ने एक प्रपोजल दिया सोनम को। बताओ ऑफरर कौन है? प्रिया, और ऑफरी कौन है? सोनम। क्या ऑफर किया? रिगार्डिंग द सेलिंग ऑफ हर वॉच, कि मेरे को ये वॉच बेचना है, राइट, क्लियर, टू सोनम। किसको? कितने का? ₹4, 500 रुपए की। इफ सोनम डज नॉट से एनीथिंग ओरली और इन राइटिंग रिगार्डिंग हर एक्सेप्टेंस बट सेंड ₹500 टू प्रिया, वो वहां चले गई और बाद में 500 रुपए किसी के हाथ से भेज दिए, तो अब सोनम प्रिया फोन पूछेंगी क्या, ये चाहिए क्या? पूछेगी प्रिया? क्यों नहीं पूछेगी? गया ना, एक्सेप्टेड हो ना, इट इज इम्प्लाइड। एक्ट किया, क्या किया उसने? देखो ये किया, बाय देयर कंडक्ट और देयर मैनर ऑफ डूइंग द वर्क इट इज एक्सेप्टेड। देखो ये लाइन जो आती है ना, वो यहां शूट होती है। Then such conduct of Sonam is an implied acceptance and it is known as implied agreement. Then unenforceable agreement. अब देखो void and unenforceable agreement में फर्क है। क्या फर्क है? देखो ध्यान दो, यही तो सिखाना है आपको मुझे सब चीजें। An agreement which is normal condition are enforceable by law, but any section of some other law prohibited the enforceability of an agreement, then it becomes an unenforceable agreement. ऐसा एग्रीमेंट जो ऊपर की कंडीशन, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की कंडीशन सारी फुलफिल करता है बेचारा, लेकिन वो कोई तो भी अदर एक्ट की कंडीशन फुलफिल नहीं करता है। अदर एक्ट, अब अदर एक्ट का क्या काम है भाई, यहाँ पे काम है, तो तब हम कहेंगे कि वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, क्योंकि वो बन जाता है अनइन्फोर्सेबल एग्रीमेंट। अब वॉइड में उसमें फर्क क्या है? वॉइड में
हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की ही कंडीशन कोई तो भी तोड़ते हैं, लेकिन अनइन्फोर्सिबल में क्या हो रहा है, हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, देखो लिखा हुआ है इन्फोर्सिबल बाय द लॉ, सारी कंडीशन फुलफिल किया, देयर मस्ट बी अ फ्री कंसेंट, देयर मस्ट बी अ कॉम्पिटेंट पार्टी, देयर मस्ट बी अ कंसिडरेशन, सब क्या सब, लेकिन कोई तो भी अदर एक्ट का लॉ प्रोहिबिट कर दिया, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पता नहीं, सारे एक्ट को देखना है, इसलिए वो बन जाता है अनइन्फोर्सिबल एग्रीमेंट। एग्जाम्पल दिया है, देयर इज अ प्रोविजन ऑन द इंडियन लिमिटेशन एक्ट, नो डेब्ट कैन नॉट बी रिकवर्ड आफ्टर 3 years ऑफ द ड्यू डेट। आपने किसको उधारी में माल दिया, अब 3 साल तक के पैसे लिए ही नहीं उससे, 3 साल बाद तुम क्लेम नहीं कर सकते कि पैसा दे, आपको अपनी रिकवरी 3 साल के अंदर करनी है। ये कौन बोलता है, इंडियन लिमिटेशन एक्ट। अब बताओ इंडियन लिमिट एग्रीमेंट किसके थ्रू बना था, एग्रीमेंट बना था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। अब तुम लोगों से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सारी कंडीशन मैंने फुलफिल किया, बराबर है कि नहीं, लेकिन आपने ये एक्ट की प्रोविजन तोड़ दी, इसलिए अब वो बन जाएगा अनएनफोर्सिबल, और अब उस पर्सन से आप रिकवर करने के लिए लायबल नहीं हो। इसलिए ये मेरा एक लेसन है आप सबके लिए कि अगर किसी को उधारी लोन दे रहे हो तो 3-3 साल में उससे वापस लेके नया एग्रीमेंट बनाकर नए तरीके से लोन देने के, नए रिन्यू करने के हिसाब से दिखाओ। क्लियर, समझा? तो इसलिए मार्केट का डूबा हुआ जो पैसा है, उधारी दी हुई डेब्ट जो है, वो 3 साल के अंदर रिकवरी कर लो, उसके बाद रिकवरी होती नहीं है। तो भले आपने एग्रीमेंट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की सारी शर्तें पूरी करके क्यों ना की हो, आपका दूसरा एक्ट टूट रहा है। सोच रहे हो कितने लॉ से हम घिरे हुए, कितने लॉ से हम घिरे हुए, देखो है कि नहीं, बस वही काम है पूरा। ओके, होपफुली आपको समझ में आ गया हो गया। अब हम बात कर रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, वो है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब ये क्या है सर, तो देख के जा रहा हूं मैं आपको। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज पे अटेंशन हियर। क्या हुआ, अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट, वो है एक्सप्लेन डिफरेंट मोड्स या टाइप्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, सुनो। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। भाई दो पार्टीज के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट था, अब वो खत्म हो रहा, खत्म होना बस अब हो गया, तो उसको बोलेंगे डिस्चार्ज। क्या बोलेंगे उसको, तो अगर डिस्चार्ज का एग्जैक्ट मीनिंग देखना है तो एक लाइन को अंडरलाइन करो, मैं आपको करवा रहा हूं, वो है बस ये, इस चीज को आपने हाईलाइट कर दिया, यानी वो डिस्चार्ज का मीनिंग एग्जैक्टली आपको बता देगा। आप सबको डिस्प्ले हो रहा है, देखो जब दो पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट बनता है और वो एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल की स्टेजेस पूरी कर लेता है, इन्फोर्सिबल बाय लॉ हो जाता है, यानी कैपेबल हो जाता है वो सारी कंडीशन फुलफिल करके, और फिर वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। अब वो कॉन्ट्रैक्ट अब मुक्त कैसे करना, बस अब बंद हो गया, तो उसको बोलेंगे डिस्चार्ज। क्या बोलेंगे, यानी टर्मिनेट करना, खत्म करना। कैसे, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज। जब दो पार्टीज आपस में जब आती है एक्ट करने के लिए, वो क्यों एक्ट करती है, अब तुम लोगों में ट्यूशन पढ़ाने क्यों आया, क्योंकि हमारा एक प्रकार का एग्रीमेंट है ये, और ये एग्रीमेंट लॉ के अंदर कैपेबल है, क्योंकि यहाँ पे फ्री कंसिडरेशन है, फ्री कंसेंट है, तुम भी ये पढ़ने आया, मैं पढ़ने आया, कॉम्पिटेंट पार्टी है, मैं माइनरों को नहीं पढ़ा रहा हूँ, मेजर को पढ़ा रहा हूँ, एग्रीमेंट भी मेजर के साथ ही किया मैंने, है कि नहीं। तो कहने का मतलब क्या है कि ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। अब वो कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हम लोग यहाँ अटैच हुए, तुम भी यहाँ पे आए, मैं भी यहाँ पे तुमको पढ़ाने आया, अब कितनी भी तबीयत खराब है, पढ़ाने आया ना तुमको। क्यों आया, क्योंकि हम लोग एक रिश्ते में बंधे हुए हैं, और वो रिश्ता मुझे किसने बांध के दिया, कॉन्ट्रैक्ट ने, क्योंकि मैं तुम्हारा ठेका लिया हुआ है पढ़ाने का, सही कि नहीं। तो तुम्हारा जब मैंने ठेका लिया है पढ़ाने का,
अब कोई ऑफ वर्चुअल में मेरे से कोई कोर्स लेगा तो उसका भी मैंने ठेका लिया हुआ है ना पढ़ाने का, तो ये जो पढ़ाने का जो ठेका लिया मैंने, वो ठेके को बोलेंगे कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन। क्या लिया हमने कि तुम्हारे अपने एग्रीमेंट किया ना, अब उसको जो वर्चुअल क्लास वाला है उसको रिसीव जाएगा ना चिट्ठा, कल को मैं नहीं पढ़ाया, अच्छा डायरेक्ट केस ठोक देगा ना मेरे ऊपर कि ये अपना, हाँ लेकिन पढ़ाता कुछ भी नहीं। तो इसलिए कहने का क्या है कि हम लोग यहाँ पे बाउंडेड है, मैं पढ़ाने के लिए बाउंडेड हूँ, तुम पढ़ने के लिए बाउंडेड हो, क्योंकि हम लोग कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन में है। और जब पार्टीज कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप में आती है और अब वो पूरा करना है, पूरा खत्म, तोड़ना है, तो उसको तोड़ना नहीं बोलेंगे, खत्म करना उसको बोलेंगे टर्मिनेशन। अब वो कैसे भी उसके रीजंस है, वो पूरा करके करो या कोई अदर कंडीशन है तो वो उसको करो, लेकिन अब वो आगे परफॉर्म नहीं होगा, उसको बोलेंगे टर्मिनेशन। अच्छा, टर्मिनेशन और ब्रीच, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में फर्क है। वो क्या फर्क है वो थोड़ा बहुत रहस्य रखता हूं आज मैं, पूछो क्यों? क्योंकि पहले डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स पढ़ लो, फिर आगे नीचे क्वेश्चन है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दिख रहा है आपको, ये भी है। और जब ये दोनों में पढ़ाने के बाद आपको बताऊंगा दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर क्या है। तो आज का दिन थोड़ा सस्पेंस रहेगा। सस्पेंस क्या करता है? सस्पेंस नेक्स्ट सेशन को आने में मोटिवेट करता है। जैसे बोल दिया कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है तो नेक्स्ट सेशन आपको आना ही पड़ेगा, है कि नहीं? नेक्स्ट सेशन में आपको आना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा बहुत सस्पेंस जरूरी है। लॉ में मजा तो तभी आता है। आप देखो इंग्लिश वाली टीचर है, आपको इंग्लिश पढ़ाती है, तो लेसन जब पढ़ाती है थोड़ा बहुत सस्पेंस रखती है वो पहले समरी के वक्त, है ना। फिर वो पूरा सस्पेंस क्या है वो पढ़ने के लिए हम एटलीस्ट इंग्लिश तो पढ़ते पूरे, नहीं तो नालायक क्या कंसर्नली हो गया, चलो पढ़ना भी है भैया। तो इसलिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, देयर इज अ डिफरेंस। एंड व्हाट इज डिफरेंस, कौन सा कंसेप्ट नैरो है, कौन सा कंसेप्ट वाइडर है, ये हमको पढ़ना है। शुरू करें? ओके चलिए। तो व्हाट इज डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पहले पढ़ लेते हैं। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मींस द पार्टी आर नो मोर लायबल अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। अब और वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आने की लायबल नहीं है, बस खत्म हो गया, खत्म। इट मींस टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज। अब टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज नहीं पूछना, टर्मिनेशन मैंने आपको बता दिया, खत्म करना पूरा, ठीक है, मुक्त करना, तुम भी मुक्त मैं भी मुक्त, ऐसा। क्लियर कि नहीं? हाँ। फॉलोइंग आर द डिफरेंट वेज बाय विच कंडक्ट कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज। ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिस दो पार्टीज अब कॉन्ट्रैक्ट को आगे परफॉर्म नहीं करेंगे, वो तरीकों को हमने यहाँ पे वर्ड यूज किया है वे। क्या यूज किया है? वे। चलो पहला है डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। सिंपल है, तुम लोग मेरे पास 5th सेमेस्टर आए, मैंने पढ़ा लिया, अब टाटा बाय बाय। अब तुम बोलोगे सर तुमने हमारा जिंदगी भर ठेका लिया। नहीं बेटा, 5th सेमेस्टर की फीस ली थी, एग्रीमेंट किया था, पढ़ा दिया, अब तुम कौन? 6th सेमेस्टर में आओगे, नया एग्रीमेंट बनेगा, तो इसको बोलेंगे बाय परफॉर्मेंस। क्या होगा वो? कॉन्ट्रैक्ट जिस चीज के लिए बना था परफॉर्म हो गया, खत्म विषय। सिंपल है कि नहीं? तो पहला टाइप तो बहुत सिंपल है, देखिए वही है। अच्छा, टाइप्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी आ सकता है इसको बोल के। हाँ देखिए, परफॉर्मेंस मींस डूइंग ऑफ दैट व्हिच इज रिक्वायर्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। तो जो कॉन्ट्रैक्ट में रिक्वायर्ड था वो आपने परफॉर्म कर दिया। व्हेन द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन यानी क्या होता है? ऑब्लिगेशन का मतलब होता है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो परफॉर्म करनी पड़ती है, लीगल ड्यूटी जो परफॉर्म करनी पड़ती है, उसके लिए वर्ड यूज होता है ऑब्लिगेशन। लीगल ड्यूटी, फॉर्मल ड्यूटी जो लॉ ने तुमको बाउंड किया, तुमको परफॉर्म करनी पड़ेगी, उसको बोलेंगे ऑब्लिगेशन। ओके क्लियर? तो यही है कि जब आप कोई लॉ के अंदर कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो, उसके अंदर जो रिक्वायरमेंट होता है वो आपको फुलफिल करनी पड़ती है, या आपकी ऑब्लिगेशन है। क्या है आपकी ये ऑब्लिगेशन? कंपल्सरी बाउंड हो गया आप विद इन द टाइम एंड इन द मैनर डिस्क्राइब, टाइम के अंदर और जिस तरीके से आपने बताया था उस तरीके से, जिस तरीके से बताया था आपने उस तरीके से अगर आपने परफॉर्म कर दिया कॉन्ट्रैक्ट को दो पार्टीज ने, तो हम बोलेंगे डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस हुआ। कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, इट इज नेसेसरी दैट बोथ द पार्टीज परफॉर्म देयर प्रॉमिस। प्रॉमिस मींस एग्रीमेंट। नेक्स्ट वो है म्यूचुअल एग्रीमेंट्स। अब कभी कभार क्या होता है, दो पार्टीज आपस में म्यूचुअली एग्री करते हैं, वो आगे परफॉर्म नहीं हो सकता है शायद से,
या कोई रीजन से म्यूचुअली वो एग्रीमेंट को खत्म कर देते म्यूचुअली, तो उसको बोलेंगे बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। अब सर ये समझा नहीं क्या हुआ, तो मैं अंदर पढ़ता हूं फिर आपको समझा के देता हूं, और आज यहां से जाओगे सारे टाइप आ जाएंगी, गारंटी मेरी। A contract is discharged when both the parties to the contract agree to discharge. They may enter into a new contract or change in the original contract. देखो ये अनलाइन करो, they may भाई अब क्या करना है, अब वो लोग यहां तो नया कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, यहां तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं। तो अब नए बताओ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई चेंजेस चलता क्या, नहीं चलता। अगर कोई पुराने वाले कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप चेंजेस कर रहे हो तो भी आपको वो नया कॉन्ट्रैक्ट ही बनाना पड़ेगा। अब वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म खत्म हो गया, अब उसको आप कंटिन्यू परफॉर्म नहीं कर सकते हो, तो हम कहेंगे दोनों से आपस सहमति से क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, म्यूचुअल एग्रीमेंट्स। अब म्यूचुअल एग्रीमेंट की कुछ रीजन है, देखो फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय एग्रीमेंट एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 62 एंड 63 लॉ के अंदर। फिलहाल फाउंडेशन लेवल पे बिजनेस लॉ के हिसाब से या बीआरएफ के हिसाब से जो भी ये सेशन चल रहे हैं जिनके साथ मेरा वर्चुअली टाई अप है एसोसिएशन के साथ, उनको बता दूं सेक्शंस लिखना कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर सेक्शन लिख रहे हो तो पूरा एक्यूरेट लिखना, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। नहीं लिखा चलता, मार्क्स पूरे मिलेंगे, लेकिन अगर लिख रहे हो तो अगर तुमने सेक्शन का ये टेढ़ा दोन टेढ़ा कर दिया सीधा, तो सीधा पेपर वाले तुम्हारे मार्क्स में भी फिर हेरा फेरी कर देगा। समझा आपको क्लियर, समझा क्या। ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये इसका प्रोविजन किया हुआ है सेक्शन 62 एंड 63 के अंदर। पहला है नोवेशन। नोवेशन का मतलब है द टर्म नोवेशन मींस सब्स्टिट्यूशन ऑफ एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप कोई चेंजेस कर रहे हो और सब्जेक्ट मैटर के अंदर सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, आप सब्स्टिट्यूट एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो हम उसको बोलेंगे कि वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा कौन सी स्टेज पे आया, नोवेशन की स्टेज पे आया। दूसरा है रजिस्ट्रेशन, हाँ चेंजेस करना, तो वो कॉन्ट्रैक्ट अब पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट फिर परफॉर्म करना पड़ेगा, फिर पार्टीज ऑफ कोर्स नया कॉन्ट्रैक्ट भी परफॉर्म करेगी ना, और ये भी बाय म्यूचुअली क्या हुआ भाई। अब रजिस्ट्रेशन, अब रजिस्ट्रेशन क्या होता है, द टर्म रजिस्ट्रेशन मींस कैंसलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। दोनों पार्टीज आप रेडी है कि अब हमको परफॉर्म नहीं करना है, बस खत्म खत्म, अब नहीं करना है, दोनों पार्टीज रेडी है भाई, आगे परफॉर्म होना ही नहीं है, खत्म बस। इस एग्जांपल ए की एंगेजमेंट हुई बी से, अब ऐसा ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं चलता वैसे, लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं जस्ट। एंगेजमेंट हुई ए की बी से नहीं बन रही, आपस में म्यूचुअल से किया जाने तो शादी वादी नहीं करते, तोड़ दो, कैंसलेशन, नो नीड टू परफॉर्म इट नाउ, गॉट इट। नेक्स्ट है अल्टरेशन। द अल्टरेशन मींस चेंज इन द वन और मोर टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यहां तो पूरा का पूरा सब्जेक्ट मैटर चेंज हो गया ना, यहां दूल्हा का दूल्हा चेंज हो गया, यहां पे सब शर्तें चेंज हुई है, अल्टरेशन यानी कॉन्ट्रैक्ट वही है, सब शर्तों में थोड़ा बदलाव आया है, और यहां पे ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नया, और यहां पे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ही नहीं होगा। तीनों में फर्क क्या है, समझा क्या, गॉट इट, ओके। अब नेक्स्ट, अच्छा म्यूचुअल एग्रीमेंट समझा क्या होता है, जब दो पार्टीज न्यू कॉन्ट्रैक्ट में या चेंज करती है ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो म्यूचुअली जब करती है तो उसको बोलेंगे बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। नेक्स्ट है डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी। कुछ प्रॉमिसर और प्रॉमिसी के बीच में जब एग्रीमेंट होता है तो कुछ उसके बाद एग्रीमेंट होने के बाद अब कुछ ऐसी कंडीशन दोनों के बीच में आती है कि अभी वो आगे परफॉर्म ही नहीं होगा, आगे परफॉर्म हो सकता ही नहीं है अब, तो हम उसको बोलेंगे डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी। एग्जांपल दूं, यूक्रेन और रशिया का शायद रशिया का वार चल रहा था ना,
अब यूक्रेन की कंपनी अगर रशिया से कुछ इंपोर्ट करती होंगी, अब वार चल रहा, तो वार में बोलेंगे शिप भैया को जा लेके जा बेटा, वो शिप वाला क्या बोलेगा, बेटा उड़ा देगा मेरे को रातों रात, या तो रशिया वाला उड़ाएगा। अरे ऐसे कैसे कर रहे हो, इधर वार चल रहा, आपस में दो देश मिसाइल छोड़ रहे, ये छोड़ रहे, तो मेरे को बख्शेंगे क्या वो बाउंड्री पे, भैया बंद कर, क्या बोलेगा वो। और वार जो है ना, वार वर्ल्ड वॉर वगैरह जो होता है ना, ऐसे ऐसे बहुत सारे सालों साल चलते हैं। ए ने एग्रीमेंट किया बी से, अब बी बेचारा भगवान को प्यारा हो गया, अब किससे परफॉर्म करेगा तू भाई, सही कि नहीं। तो अब बताओ पॉसिबल है क्या, नहीं, सिंपल है, इम्पॉसिबिलिटीज। अब इम्पॉसिबिलिटी की स्टेजेस तो बहुत सारी है, गॉट इट। अब ए ने एग्रीमेंट किया बी से, जिस सब्जेक्ट मैटर के लिए एग्रीमेंट किया, सब्जेक्ट मैटर ना जिसके लिए, विषय के लिए एग्रीमेंट किया, ऑब्जेक्ट के लिए, वो एग्रीमेंट का एग्जिस्टेंस ही नहीं रहा, अब क्या होगा फिर, परफॉर्म होगा, नहीं होगा। मैं एक डॉग लेने गया पप्पी शॉप से, देखा अच्छा लगा डॉग, दिल पे खसा गया। अब वो पप्पी वाले के पास एक ही डॉग था, वो फॉरेन से आया था, एक ही पीस अकोला में पूरे। इधर एग्रीमेंट कर रहा हूँ, अकोला का एटमॉस्फेयर सूट नहीं है, बेचारा डॉग भगवान को प्यारा हो गया। तो अब बताओ इज इट पॉसिबल कि वो आगे परफॉर्मेंस होगा, इम्पॉसिबिलिटी, सब्जेक्ट मैटर की डेथ हो गई ना। देखो वही लिखा हुआ है, समटाइम्स द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज इम्पॉसिबल, in such cases the contract is discharged because the party cannot perform their respective obligations। अब अगर ए, मैंने जिस पपी शॉप से डॉग लेने को सोचा, वो चिल्ला चिल्ला के बोलेगा कि पपी मर गया है, अब मैं आपको नहीं दे सकता हूँ, तो मेरे को भी समझना पड़ेगा, हाँ इट्स इज नेचुरल फैक्ट, किसको मालूम था, ठीक है, गुजर गया तो मैं तो लूंगा नहीं मरा हुआ, क्या करूंगा। और वो बेचारा बेचेगा नहीं, दोनों की ऑब्लिगेशन यहीं पे रुक गई, दोनों को बाउंडेशन हो गया कि परफॉर्म करना ही है, नहीं करना है, तो बस ये बोलते हैं। द इम्पॉसिबिलिटी मे बी ऑफ टू टाइप्स, नेमली इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी और सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। इम्पॉसिबिलिटी मे एग्जिस्ट ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस सच एज पहला डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर अब रहा ही नहीं, डेथ ऑफ द पर्सन और वार। इस एग्जाम्पल क्या हुआ, मैंने प्लॉट लिया, अपार्टमेंट बना रहा था, अपार्टमेंट डिस्ट्रक्शन बता रहा हूं मैं आपको, अपार्टमेंट बना रहा था मैं, सभी ने अपना अपना बुकिंग शुरू कर दिया, 5 नंबर इसने लिया, 6 नंबर इसने लिया, 4 नंबर इसने लिया। अब अचानक महानगर पालिका गई और धप नीचे, अब बताओ सब्जेक्ट मैटर क्या होगा, डिस्ट्रक्ट हो गया ना, डिस्ट्रक्ट खत्म, अभी परफॉर्म हुआ क्या आगे, सब लोग आएंगे बोलेंगे अपने को प्लेट देता है, हाँ आओ लो प्लेट लो, ये लो मारो मुझे। अबे मैं क्या करूं, वो सब गिरा दिया ना, वो मोदी जी को सरकार चाहिए, वो चाहिए थी जमीन, वहां मेट्रो बनना है, तो फिलहाल तो वो अभी पॉसिबल है क्या, नहीं, ऐसा होता है। क्लियर पिक्चर। फॉर एग्जाम्पल दिया है, ए अग्री टू सेल हिज हॉर्स टू बी, तो मिस्टर ए ने अग्रीड किया है बी को हॉर्स बेचने के लिए, बट अननोन टू द बोथ पार्टीज द हॉर्स हैड ऑलरेडी डाइड एट ए टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, और दोनों को पता नहीं था कि हॉर्स भगवान को प्यारा हो गया। इन सच केस द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एंड ऑन द ग्राउंड ऑफ इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी। वो बढ़ेगा ही नहीं ना आगे, वो आगे ही नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जो सब्जेक्ट मैटर के लिए आपने, जिस ऑब्जेक्ट के लिए आपने एग्रीमेंट किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, वो भगवान को प्यारा हो गया। बस हम इतना करते हैं क्योंकि आत्मा को शांति मिले। ओके चलो नेक्स्ट है, वो है इन डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। लैप्स ऑफ टाइम मैंने क्या, जिस टाइम पीरियड के लिए आपने एग्रीमेंट किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया, अगर उसके बाद आप उसको परफॉर्म करोगे तो परफॉर्म करने की नीड ही नहीं है, हो गया वो डिस्चार्ज अपने आप। लिखा हुआ है ना यहाँ पे, देखो पढ़ो, देखो एक समय लॉ में होता है, उसके अकॉर्डिंग अगर स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं किया तो अपने आप वो खत्म हो जाता एक समय। इसका एग्जाम्पल दूंगा, टेंशन मत लो, पहले
पढ़ तो लो। देखो, specific time limit has been given in the limitation act of the performance of the contract. It is called period of limitation. With if within this period contract is not performed and no action is taken by promise, contract is discharged. दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और उसको कहा गया था कि 1 साल के अंदर परफॉर्म करेंगे, नहीं हुआ, अपने आप कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज। इस एग्जांपल दूं, सपोज क्या हुआ, प्रांजल ने अपना एक लैंड बेचा। किसको बेचा? सोनल को। अब सोनल को बेचा 10 लाख रुपए का। 10 लाख रुपए में एग्रीमेंट हुआ। अब सोनल थी बेचारी बहुत मेहनती, अपने पैसे कमाने वाली लड़की। अब प्रांजल ने उसके साथ विसार किया। विसार होता मालूम है आपको? विसार में टोकन अमाउंट, विसार अमाउंट, एग्रीमेंट कर लिया कि फिलहाल तू 2 लाख रुपए ले ले और 1 साल के अंदर मैं तेरे को पेमेंट पूरी कर दूंगी बाकी के, और फिर तू मुझे ये लैंड मेरे नाम पे कर देना। तो प्रांजल ने उसको पहले ही बोल दिया 2 लाख बेटा देख ले, 1 साल बोल रही है, 1 साल के अंदर नहीं हुआ तो ये 2 लाख मेरे, और प्लॉट भी मैं फिर दूंगी, फिर मैं आगे परफॉर्म करने के लायबल 1 साल तक रुकूंगी। क्योंकि वो 3 महीने से ऊपर बढ़ी नहीं रही थी प्रांजल, 3 महीने फिर 4 महीने खींच खाच के उसने थोड़ा बहुत सोनल को देखा, ठीक है जान दे मेहनती लड़की है, 1 साल तक रुकूंगी बस, उसके ऊपर रुकूंगी नहीं। बराबर कि नहीं? बराबर कि नहीं? अब 2 लाख रुपए देकर एग्रीमेंट हो गया। अब एग्रीमेंट तो हो गया, अब सपोज सोनल 1 साल के अंदर 8 लाख रिमेनिंग नहीं जोड़ पाई, तो बताओ प्रांजल अब बाउंड है क्या उसको परफॉर्म करने के लिए? ये अलग बात है कि वो गुड फेथ में करेंगी तो करेगी, लेकिन अब उसको लॉ भी रोक सकता नहीं है, क्योंकि उसमें एग्रीमेंट लिखा हुआ था कि 1 साल के अंदर वो मुझसे खरीदी करके ले लेगी तो मैं प्लॉट दे दूंगी उसको खरीदी करके, नहीं तो बाकी मैं बाउंडेशन नहीं हूं, मैं दूसरा ग्राहक ढूंढूंगी। समझा आपको? क्लियर? अब सर वो 2 लाख रुपए मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, वो टर्म्स के ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें लिखा हुआ क्या था। अगर लिखा होगा कि 2 लाख रुपए वापस दे दूंगी 1 साल के बाद, अगर नहीं दिया तो प्लॉट, अगर लिखा हुआ होगा कि 2 लाख रुपए मैं वापस बाउंड देने के लिए नहीं हूं, ये पैसे मेरे हो गए एज ए रेंट, क्योंकि मैंने 1 साल तक के होल्ड किया अपना पैसा, तो 1 साल के अंदर मैं अपना प्लॉट बेचकर अपनी लिक्विडिटी अमाउंट निकाल लेती थी। गॉट इट? हाँ, नहीं, टोकन अमाउंट रिटर्न नहीं आती है, क्योंकि रीजन क्या है, वो लैप्स ऑफ टाइम की वजह से। क्लियर? गॉट इट? क्योंकि अगर वापस मिलने लगी तो फिर तो कोई ऑब्लिगेशन होगा ही नहीं किन्हीं को, तो बोलेंगे चलन दो, नहीं आया तो पैसे वापस जाएंगे ना। इसलिए लॉ ने बोला है स्ट्रिक्टली कि परफॉर्म करो विद इन टाइम, नहीं तो वो अपने आप लैप्स हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? लैप। फिर नेक्स्ट है डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। कभी कभार क्या होता है, 2 पार्टीज के बीच में लॉ ही बोलता है इसको मुक्त करो, टर्मिनेट करो। जैसे एग्जांपल था ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, याद करो ट्रांसमिशन ऑफ शेयर क्या होता है, याद है? ए कंपनी का मालक है, शेयर होल्डर है, कौन सी कंपनी का? टाटा कंपनी का। अब टाटा कंपनी का मालक है, बराबर है? जान दो, हाँ भी बोल दिया ना, रहने दो। टाटा कंपनी बेचारी कुछ नहीं करती, वो बोलती है चलन दो, बहुत अच्छी कंपनी है, बोला अपनी कंपनी है ना। हाँ, अब टाटा कंपनी के उसने 100 शेयर लिए, कितने लिए? अब ये बेचारा एक दिन सोया, सुबह भगवान को प्यारा हो गया, रात सुबह उठा ही नहीं बेचारा, रात को सोया उठा ही नहीं। अब ए का बेटा था नालायक, वो था सी। अब टाटा कंपनी का काम क्या है कि शेयर अपने आप किसके नाम पे कर दो, क्योंकि डिसीज पर्सन जो है उसके नाम का कभी मालिकानाशिप नहीं होता है, क्योंकि अब ए का एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो अपने आप शेयर उसके नॉमिनी के नाम पे हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। अब बताओ ए की मेंबरशिप टूट गई ना, इसको बोलते हैं डिस्चार्ज बाय लॉ। एग्जाम्पल नंबर 2 दूं? एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, अब क्या हुआ, पिंकी, अब माइंड नहीं करना कोई भी, हाँ एग्जाम्पल दे रहा हूं जस्ट मैं।
एक मिनट, वेट, हाँ अब सपोज क्या हुआ, पिंकी ने एक दिन क्या किया, पिंकी को हॉर्स रेस बहुत बड़ा फैन है उसकी, हॉर्स रेस की बहुत बड़ी फैन है। अब इंडिया के अंदर हॉर्स रेस लीगल है बोला। अब उसने क्या किया, उसने मार्केट से पैसा उठाया हॉर्स रेस खेलने के लिए। अब बाकी लोगों ने उसके लिए बिल साइन किया, क्या किया, बिल, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। और पिंकी अचानक क्या हुआ, हॉर्स रेस खेली और कंगाल हो गई, हार गई, गैम्बलिंग हॉर्स रेस में हार गई। अब हार गई तो रोज क्रिएटर आते उसके घर पे, मेरे पैसे दे, मेरे पैसे दे, मेरे पैसे दे, ये दरवाजा खुलती नहीं। एक दिन उसने क्या, अपने आप को एज ए इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया कोर्ट में। अब जैसे ही पिंकी ने इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया कोर्ट में, तो अब पूरी प्रॉपर्टी कौन जब्त करेगा, कोर्ट। अब लक्ष्मी के तरफ पिंकी के 50,000 निकलते हैं। अब प्रॉपर्टी पूरी कोर्ट जब्त किया, उसमें ही कंपनी, एक एक्स नाम की कंपनी थी, उसके शेयर थे 30-40,000 रुपए के, लक्ष्मी किसके पास, पिंकी के पास। अब प्रॉपर्टी में शेयर भी तो जब्त करेगी, नहीं करेगी क्या, एसेट ना वो उसकी हो। तो 40,000 रुपए के शेयर जब्त किए और लक्ष्मी गई जज के सामने, जज साहब मेरे मेहनत के पैसे थे, मेरे पैसे मत छीनो, देखो मेरे पास बिल भी है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट साइन किया था, मेरे को पता था कि ऐसे आने वाला है कुछ तो भी नौबत, मेरे को अंदर गट फीलिंग आ रही थी, मेरे पास एविडेंस है, मेरा पैसा मत छोड़ो, मैं वो भले बर्बाद हो गई लेकिन मेरा पैसा क्यों छोड़ रहे हो। जज ने तरस आके बोला यार क्या है इसका। वकील से पूछा, बोला सर वो क्रेडिटर है पिंकी की। कितने से क्रेडिटर है, बोला 40,000 रुपये से। एविडेंस है, बोला हाँ। पहले सिक्योर्ड वालों को दे दो, सबको दे दिया, बाकी अनसिक्योर्ड में सर इसको सबसे पहले, वो रो रही है, रोज आ रही है, रोज तंग कर रही है मेरे को, कोर्ट में आके 3-3 घंटे तक खराब कर रही है। ठीक है, 40,000 रुपए है क्या पिंकी के पास, बोला हाउस और प्रॉपर्टी कोई बची है, क्या बची है, वो एक्स नाम की कंपनी के शेयर से 40,000 के। चलो ठीक है, उस लक्ष्मी को बोला लक्ष्मी 40,000 के शेयर चलेंगे देखो। अब लक्ष्मी बोलती कुछ भी चलता सर, दो मेरे को सिर्फ। क्यों बोलेगी वो, तो उसको पता है ना नहीं से चलता, मेरे को बोला उसने एक ही फुर्सत में, क्योंकि उसको बताया गया था कि जो बोले ले लेना। तो फिर क्या हुआ, कोर्ट ने डायरेक्ट एक्स कंपनी को लेटर भेजा कि ए एक्स कंपनी सुन लो, वो पिंकी नाम की एक शेयर है क्या तुम्हारी। तो बोलता हाँ, बोला उसका नाम रिमूव करो चलो मेंबर बुक से फटाफट, ये ओल्ड सर्टिफिकेट आपको भेजा है कोर्ट ने। ये किसको आदेश दिया, कंपनी को। और अब नई शेयर होल्डर बनाओ लक्ष्मी को। अब बताओ पिंकी की तो मेंबरशिप टूट गई ना, डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, लॉ ने एक्स कंपनी को बाउंड किया, इसकी मेंबरशिप तोड़ो। अब बताओ पिंकी आगे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, परफॉर्मेंस करने के लिए है क्या कैपेबल, नहीं। देखो इधर, देखो लिखा हुआ वही है, the contract may discharge by the operational of in such case of death or insolvency of a person or partner or any other reason। अब मैंने आपको 2-3 रीजन बता दिए हैं, इतने में इतना ही मिलता। अब कल सस्पेंस रख रहा हूं, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाने के बाद डिफरेंस क्या है पहले बताऊंगा वो, फिर आपको पढ़ाएंगे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसी के साथ मेरा सेशन समाप्त होता है। हैव अ नाइस डे, टेक केयर। अच्छा, कितना पोर्शन, कौन सा क्वेश्चन कौन सी यूनिट में आएगा, ये सब आपको मैं क्वेश्चन बैंक लास्ट में लिखवाऊंगा, पहले फिलहाल सिर्फ कंसेप्ट पढ़ते जाओ। ओके